हेलो हाय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। और इस चैप्टर 2 का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्यूशन, जो कि आपको वन वीडियो में ही मिल जाएगा। और वदर वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट से जाके वदर वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे क्लिक करके आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। एक ऐसा सॉल्यूशन है जो क्या कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो इस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए गिवन है 1, ऑप्शन बी गिवन है 4, ऑप्शन सी गिवन है 5 और ऑप्शन डी गिवन है 10। तो सबसे पहले यहाँ पे इस डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए। इस डायग्राम में एक बेस है जो क्या कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो यहाँ पे बेस ही ऐसा एक सॉल्यूशन होता है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर सकता है। दूसरा बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो बेस है उसका जो पीएच का वैल्यू है वो मोर देन 7 होता है। तो आप ऑप्शन को देख के ये बता दीजिए कि यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। मोर देन 7 किसका पीएच का वैल्यू? यहाँ पे ऑप्शन डी, यहाँ पे मोर देन 7 है, क्योंकि बेस का जो वैल्यू है वो मोर देन 7 होता है और बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विथ कर्स एक्सेल टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कर्स एक्सेल के साथ में रिएक्शन करके एक ऐसा गैस प्रोड्यूस कर रहा है जो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर दे रहा है। द सॉल्यूशन कंटेन्स, तो वो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? यहाँ ऑप्शन ए गिवन है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी गिवन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑप्शन सी गिवन है लिथियम क्लोराइड और ऑप्शन डी गिवन है पोटासियम क्लोराइड। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो सकता है? सबसे पहले तो एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो कर्स एक्सेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और जब ये कैल्शियम कार्बोनेट जब कोई भी एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो हमेशा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। बाकी जो है सोल्ट हो गया या बेस हो गया, ये इसके साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसका सबसे सही आंसर क्या माना जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर माना जाएगा। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, 10 ml सॉल्यूशन of a sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। जो 10 ml सॉल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो क्या कर रहा है, 8 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे अच्छा से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 10 ml जो है कितना को न्यूट्रलाइज कर रहा है? 8 ml को न्यूट्रलाइज कर रहा है। If we take 20 ml of the same solution of sodium hydroxide, the amount of HCl solution, the same solution as before, required to neutralize it will be। यदि आपको 10 ml solution of sodium hydroxide के जगह पे प्लेस पे 20 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि जो HCl सॉल्यूशन है वो कितना अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन को ये न्यूट्रलाइज कर देगा। जब 10 था तो 8 का किया, अब यहाँ 20 यानी डबल हो गया, तो 8 का भी डबल क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा और सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। यहाँ पे ऐसा कौन सा मेडिसिन है जो यूज किया जाता है इंडाइजेशन के ट्रीटमेंट पे? पहला यहाँ ऑप्शन गिवन है एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी गिवन है एनाल्जेस्टिक, ऑप्शन सी गिवन है एंटीसिड और ऑप्शन डी गिवन है एंटीसेप्टिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीसिड, क्योंकि ये एंटीसिड एक ऐसा टेबलेट होता है, एक ऐसा बेस होता है जो क्या करता है, इंडाइजेशन के ट्रीटमेंट में काम करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, एक वर्ड इक्वेशन लिखना है और उसके बाद उस इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है जो भी यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। पहला ऑप्शन को देखते हैं, जो पहला ऑप्शन है उसका आंसर इसके साथ में देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी डी को अपना जो आंसर है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे पहला जो ए है उसका आंसर है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेनुल्स। जब सल्फ्यूरिक एसिड जो है जिंक ग्रेनुल्स बोला जाए या जिंक का दाना बोला जाए या जिंक बोला जाए, बात तो एक ही है। जब सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ में रिएक्शन करता है तो इसका हम लोग बैलेंस केमिकल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? पहले तो लिखेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये वर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूं इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्ड इक्वेशन। ये हम लोग का वर्ड इक्वेशन है। तो वर्ड इक्वेशन में सबसे पहले लिखना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, जिंक के साथ, तो जिंक लिखना है। उसके बाद रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पे ये जो सिंबल देख रहे हैं ये रिएक्शन का सिंबल है, रिएक्शन का सिंबल यूज करना है। उसके बाद आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में कि जिंक जो है
क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और बनाएगा जिंक सल्फेट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको नहीं जानते हैं तो आप एक कमेंट कीजिए, इस पर मैं पूरा जो लेक्चर आपको बता दूंगा कि कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे वर्ड इक्वेशन लिखा जाता है, ठीक है। और ये बनाएगा जिंक सल्फेट और बनाएगा हाइड्रोजन गैस। अब आपको कुछ नहीं करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है H2SO4 और ये हमेशा एक्वा फॉर्म में रहता है, तो एक्वा लिख देना है, प्लस है तो प्लस लिख देना है, उसके बाद जिंक है तो जिंक लिख देना है। उसके बाद यहाँ रिएक्शन का जो सिंबल है वो यूज करना है और जिंक सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, ZnSO4 और ये भी एक्वास में रहता है, प्लस यहाँ हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस और गैस होने के कारण यहाँ पे क्या लिखना है, जी लिखना है। अब हम लोग इसी तरह से क्या करेंगे, सारा जो वर्ड इक्वेशन है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन है हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन से ही सारा जो फेनोमेनन है वो समझा दिया हूं। नेक्स्ट को देखता हूं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन जो बी है वो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम रिबन। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, सिंबल दे देंगे हम लोग रिएक्शन का, बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। बस आपको जस्ट क्या करना है, बाकी चीज को बैलेंस कर देना है, ये बैलेंस है यहाँ पे और फॉर्मूला लिख देना है, इसका आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ अल्युमिनियम पाउडर। जो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और ये किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, अल्युमिनियम पाउडर को, तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड लिखा गया, अल्युमिनियम लिखा गया है, रिएक्शन का सिंबल दिया गया है। और उसके बाद में जब ये अल्युमिनियम सल्फ्यूरिक के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो अल्युमिनियम सल्फेट बना रहा है और बना रहा है हाइड्रोजन गैस। बस इसके लिए क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ सिंबल लिख देना है, अल्युमिनियम का यहाँ पे सिंबल लिख देना है, सिंबल दे देना है यहाँ रिएक्शन का, उसके बाद में अल्युमिनियम सल्फेट बनाएगा और ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा और यहाँ पे आपको बैलेंस कर देना है। यदि आप बैलेंस नहीं जानते हैं तो आप एक कमेंट कीजिएगा, जैसा कि मैं पहले आपको बताया हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डी को। डी है यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ आयरन फिलिंग्स। यहाँ पे जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आयरन फिलिंग के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख देंगे और आयरन लिख देंगे और बनाएगा ये फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। और इसके बाद इसका सिंबल यूज करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल होता है HCl यहाँ पे और आयरन का सिंबल होता है, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है। और उसके बाद फेरस क्लोराइड का सिंबल हो गया यहाँ पे FeCl2, ये कंपाउंड है और हाइड्रोजन गैस क्या है, H2 है। बस बैलेंस कर दीजिए, इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे यदि आपको ये समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। जो कंपाउंड होता है, अल्कोहल होता है, ग्लूकोज होता है, उसके पास हाइड्रोजन गैस होता है या हाइड्रोजन होता है, लेकिन वो एसिड के रूप में कैटेगराइज नहीं किया जाता, उसको हम लोग एसिड नहीं मानते हैं, कि हम लोग बोल देते हैं कि भैया तुम एसिड नहीं हो। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। तो यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कीजिए एक एक्टिविटी से, ये प्रूव करने के लिए कि वो एसिड कैसे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला बात कि अल्कोहल और ग्लूकोज दोनों में हाइड्रोजन होता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन है ये आयोनाइज नहीं होता है, यानी कि H+ आयन ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। और जब ये आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो ये किसी भी तरह का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आयन होना चाहिए। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी के लिए डायग्राम देखते हैं, ये डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए। इस डायग्राम में एक बीकर है, उसमें 2 नेल लिया गया है, ठीक है। नेल यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये क्या है, नेल है, 2 नेल है और ये 2 नेल से क्या किया गया है, 6 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया गया है, उसके बाद बल्ब कनेक्ट किया गया है, स्विच कनेक्ट किया गया है और इसमें पोर किया गया है डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, ठीक है। कहाँ पे, रबर कोक पे, ये जो दोनों को जो आयरन नेल था वहां पे लगा दिया गया, फिट कर दिया गया। अब क्या होगा, जब यहाँ पे डाइल्यूट HCl जो पोर करेंगे तो ये जो बल्ब है वो ज्यादा ग्लो करेगा, और वहीं पे यदि हम लोग अल्कोहल और ग्लूकोज को पोर करते हैं, डाल देते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बल्ब जो है ग्लो नहीं होगा, यानी क्योंकि वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है कि एसिड आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो एसिड नहीं होता है वो क्या है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऐसा बात भी नहीं है, लेकिन यहाँ मैं अल्कोहल और ग्लूकोज को ध्यान में रख के ये बोल रहा हूँ कि अल्कोहल और ग्लूकोज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर है। तो इसका मतलब है कि हम लोग इस एक्टिविटी से ये प्रूव कर सके कि जो अल्कोहल और ग्लूकोज है उसके पास H+ होने के बावजूद भी वो क्या करता है, एसिड नहीं होता है। अब देखते हैं यहाँ पे जो नोट्स है, आप यहाँ से नोट्स जो है एग्जाम में यूज करके लिख सकते हैं। 2 nails आर फिटेड ऑन ए कॉर्क एंड आर केप्ट इट इन 100 ml बीकर। सबसे पहला क्या किए थे हम लोग कि 100 ml का बीकर लिए थे और उसमें 2 nails जो है हम लोग कहाँ पे फिट किए थे, कॉर्क पे क्या किए थे, फिट किए थे, ठीक है। द nails आर देन कनेक्टेड टू द 2 terminals of 6 volt बैटरी थ्रू ए बल्ब एंड ए स्विच। और दोनों जो नेल है उसको क्या कनेक्ट किया गया था, 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड किया गया था और बल्ब से कनेक्ट किया गया था और स्विच के साथ में कनेक्शन किया गया था। Some dilute HCl is poured in the beaker and the current is switch on। और उसके बाद में यहाँ पे डाइल्यूट HCl जो है वो थोड़ा सा पोर किया गया है
और स्विच को ऑन किया गया है। द सेम एक्सपेरिमेंट इज देन परफॉर्म विद ग्लूकोज सोल्यूशन एंड अल्कोहल सोल्यूशन, और सेम एक्टिविटी जो है ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ में भी यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसका कंक्लूजन क्या होगा, देखिए कंक्लूजन देखते हैं। It will observe that the bulb glows in the HCl solution and does not glow in the glucose solution। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व किए हैं कि जो HCl सॉल्यूशन जब पोर किया गया था तो वहाँ पे बल्ब ग्लो किया है, और जब ग्लूकोज और अल्कोहल जैसा कंपाउंड वहाँ पे पोर किए, वहाँ पे यूज किए, तो बल्ब ग्लो ही नहीं किया, यानी कि वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो एसिड नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। कि डिस्टिल वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन वहां पे जो रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका सही आंसर देखते हैं। जो रेन वाटर है, रेन वाटर कंटेन्स डिजोल्व गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। जो रेन वाटर होता है उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसा गैस पाया जाता है, ठीक है, मतलब वो उसके अंदर में ही डिजोल्व रहता है। दिस गैस ऑन डिजोल्विंग इन वाटर फॉर्म एसिड लाइक कार्बोनिक एसिड एंड सल्फोरस एसिड। जब ये वाटर के साथ में डिजोल्व होता है ये गैस, तब ये क्या करता है, वाटर के साथ में तो हाइड्रोजन कंपाउंड होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, तो वो क्या करता है, जब उसके साथ कंबाइन होता है कार्बोनेट के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में, तो दो तरह का वो कंपाउंड बनाता है, दो तरह का वो एसिड बनाता है, जिसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और जब यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सल्फोरस एसिड, विच डिसोसिएट इनटू आयंस एंड हेंस रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या होता है, आयन जो है डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। यानी कि सपोज आप मान लीजिए कि यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड है उसमें H2CO3 है, तो H2 जो है प्लस में ब्रेक हो जाएगा और CO3 जो है माइनस में ब्रेक हो जाएगा, और जहाँ आयन जो है डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कंडक्ट होता है। ऑन द अदर हैंड डिस्टिल वाटर कंटेन नो डिजोल्व सॉल्ट और गैसेस एंड हेंस इट डज नॉट कंटेन एनी आयंस एंड देयरफॉर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और वहीं पे क्या होता है, जो डिस्टिल वाटर होता है उसके साथ में किसी भी प्रकार का सॉल्ट एंड गैस जो है नहीं होता है, और ये जो है इजिली आयन ब्रेक नहीं कर पाता है, ये इसके पास कोई भी आयन नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अब्सेंस ऑफ वाटर में कोई भी एसिडिक जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, आंसर को देख लेते हैं। वाटर हेल्प्स इन द डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड टू गिव हाइड्रोनियम आयंस। जो वाटर है वो क्या करता है, हेल्प करता है किसी भी एसिड को आयन में डिसोसिएट होने में, और जब भी वाटर जो है एसिड के साथ कंबाइन होता है तो वो बनाता है एक हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन बनाता है। इन द अब्सेंस ऑफ वाटर, इन द अब्सेंस ऑफ वाटर दिस आयंस आर नॉट प्रोड्यूस। और यदि वाटर अब्सेंस है तो इस तरह का जो हाइड्रोनियम आयन है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। हेंस एसिड शो एसिडिक बिहेवियर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसीलिए एसिड हमेशा अपना जो है एसिडिक करेक्टर शो करता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में ही शो कर पाता है, जब वाटर वहां प्रेजेंट नहीं होता है तो वो एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 सॉल्यूशन A, B, C, D एंड E व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, जो pH स्केल होता है उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो चेक कर सकता है कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन न्यूट्रलाइज है, ठीक है, कौन न्यूट्रल है, सारा जो है चेक कर सकता है। सो pH एज ए 4, 1, 11, 7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली, व्हिच सॉल्यूशन इज E। तो यहाँ सबसे पहले बात है कि जो टेस्ट ट्यूब A है या सॉल्यूशन A है, उस सॉल्यूशन का pH का वैल्यू 4 है, B का 1 है, C का 11 है, D का 7 है और E का 9 है। तो यहाँ पे अभी बताना है कि कौन जो है न्यूट्रल है, कौन जो है स्ट्रॉन्ग अल्कालिन है, कौन जो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, कौन वीकली एसिडिक है और कौन वीकली अल्कालिन है। अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और उसके बाद हम लोग को जो pH का वैल्यू है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, जो हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर पे भी यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को अरेंज करना है। तो अब सही आंसर को देख लेते हैं। सही आंसर देखिए यहाँ पे सबसे पहला बात है, गिवन pH ऑफ द सॉल्यूशन आर A = 4। मतलब जो सॉल्यूशन A था उसका pH का वैल्यू क्या था, 4 था, B था 1 था, C का क्या था 11 था, D का क्या था 7 था, E का क्या था 9 था। तो यहाँ पे सबसे पहला बात है सॉल्यूशन विथ pH 7, सॉल्यूशन विथ pH = 7 इज न्यूट्रल। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसका pH का वैल्यू क्या हो 7 हो उसको न्यूट्रल बोला जाता है, ठीक है ना, जो जैसे वाटर होता है। हेंस D इज द न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो D है वो क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अब B को देखते हैं, हायर द pH देन 7 मोर अल्कालिन इज द सॉल्यूशन। यदि किसी भी सॉल्यूशन का pH का वैल्यू मोर देन 7 है तो वो क्या होता है, मोर अल्कालिन होता है, बेस होता है वो। सॉल्यूशन C हैज हाईएस्ट pH एंड हेंस इज स्ट्रांगली अल्कालिन सॉल्यूशन। जो C है उसका सबसे ज्यादा यहाँ पे pH का वैल्यू 11 है, तो ये सबसे ज्यादा क्या है, स्ट्रांगली अल्कालिन सॉल्यूशन होगा, मोर
बेसिडिक कैरेक्टर इसके पास में होगा। अच्छा, सी को देखते हैं, लेसर द पीएच देन 7 मोर एसिडिक इज द सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन बी हैज लोएस्ट पीएच एंड हेंस इज स्ट्रांगली एसिडिक। यदि ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसका पीएच का वैल्यू क्या है 7 से लेस है तो वो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। और सॉल्यूशन यहाँ पे बी क्या है, वो मोर एसिडिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा उसका कम है। डी को देखते हैं, द सॉल्यूशन विथ पीएच लेस देन 7 बट क्लोजर टू 7 इज वीकली एसिडिक। जिस सॉल्यूशन का पीएच का वैल्यू 7 से लेस होगा बट क्लोजर टू 7, मतलब लेस होने के बाद भी 7 से क्या होगा, क्लोज होगा, उसको बोलेंगे वो तो एसिड होगा ही, लेकिन वीकली एसिडिक बोलते हैं, मतलब यहाँ पे है वीक एसिड बोला जाएगा। और यहाँ पे कौन सा वीक एसिड है, जो सॉल्यूशन ए है वो क्या है, वीक एसिड है। सब कुछ आपको बता दिया कि बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, डी क्या है। अब हम लोग ई बचा है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द सॉल्यूशन विथ पीएच ग्रेटर देन 7, यदि कोई भी सॉल्यूशन है उसका पीएच का वैल्यू 7 से ग्रेटर है बट क्लोज टू 7, लेकिन 7 से क्या क्लोज है, मतलब बहुत ज्यादा भी ग्रेटर नहीं है, 7 के क्लोज है, तो उसको बोलते हैं वीकली अल्कालिन बोलते हैं। और हेंस सॉल्यूशन ई इज वीकली अल्कालिन, तो यहाँ सॉल्यूशन ई क्या है, वो वीकली अल्कालिन है। अब इसका अरेंज ऑर्डर देखते हैं। हेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन विल बी C लेस देन E लेस देन D लेस देन A लेस देन B। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि जो सॉल्यूशन B है उसका हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है सबसे ज्यादा है, वो ज्यादा है A से, A ज्यादा है D से, D ज्यादा है E से, E ज्यादा है C से। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब A एंड B। इक्वल लेंथ का मैग्नीशियम रिबन लिया गया है टेस्ट ट्यूब A एंड टेस्ट ट्यूब B में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए, और टेस्ट ट्यूब ए में एक्चुअली में क्या ऐड किया गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया गया है। वाइल एसिटिक एसिड CH3COOH इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी, और वहां टेस्ट ट्यूब बी में क्या ऐड किया गया है, एसिटिक एसिड जो वीक एसिड होता है। अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड आर सेम। जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है एसिड का दोनों टेस्ट ट्यूब ए एंड बी के लिए वो क्या है, सेम है। इन व्हिच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अक्वर मोर विगरसली एंड व्हाई। तो किस टेस्ट ट्यूब में सबसे ज्यादा जो फिजिंग है, बुदबुदाहट है और ज्यादा अक्वर होगा, विगरसली मतलब बहुत ज्यादा तेजी से, और क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। आंसर को देख लेते हैं। इसका सही आंसर है मैग्नीशियम मेटल व्हेन रिएक्ट विथ एन एसिड गिव्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द रिएक्शन। जब भी कोई मैग्नीशियम मेटल है वो एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो वो क्या गैस प्रोड्यूस करेगा, हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा रिएक्शन में। इन टेस्ट ट्यूब ए फिजिंग ऑकर्स मोर विगरसली बिकॉज HCl इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड। और टेस्ट ट्यूब ए में जो है फिजिंग ज्यादा होगा क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड जो है HCl मौजूद है। वहीं पे एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड होता है, वहां पे जो है फिजिंग ऑकर्स नहीं होगा, कम होगा देन टेस्ट ट्यूब ए। हेंस HCl लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस मोर विगरसली, और इसीलिए HCl क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को बहुत तेजी से क्या करता है, लिबरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। व्हिच कॉजेस फिजिंग मोर विगरसली, जिसके कारण फिजिंग जो है ज्यादा होता है। तो यहाँ पे सिंपल स्टोरी हो गया कि टेस्ट ट्यूब ए में क्या होगा, फिजिंग जो है बहुत ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेश मिल्क हैज ए pH ऑफ 6। कोई फ्रेश मिल्क है उसका pH का वैल्यू क्या है, 6 है। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट्स टर्न्स इनटू कर्ड्स। जब ये कर्ड्स में चेंज होगा तो आप क्या सोच सकते हैं कि इसका pH का वैल्यू किस तरह चेंज होगा, ये आपको बताना है। एक्सप्लेन योर आंसर, आपका आंसर क्या करिए, एक्सप्लेन कीजिए। आंसर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। When it changes to curds, its pH will decrease। सबसे पहला बात, जब ये कर्ड्स में चेंज होगा तो इसका pH का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। भाई खट्टा हो जाता है, पहले मिल्क जैसा था वैसा नहीं होता है, खट्टा हो जा रहा है तो उसका pH का वैल्यू डिक्रीज ही होगा। इट इज बिकॉज कर्ड्स कंटेन लैक्टिक एसिड। ऐसा इसलिए होता है कि जो कर्ड्स है ना, वो कर्ड्स क्यों बना, क्योंकि लैक्टिक एसिड उसमें कंटेन होता है। लैक्टिक एसिड के कारण वो कर्ड्स में कन्वर्ट हो गया। अभी एसिड है तो उसका pH का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज ही तो होगा। वहां पे जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा लेकिन pH का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिंस एसिड्स जनरली हैव ए लो pH वैल्यू, इसीलिए जो एसिड होता है उसका ज्यादातर pH वैल्यू क्या होता है, लो होता है। व्हेन फ्रेश मिल्क चेंज टू कर्ड्स इस pH विल डिक्रीज है, और जब फ्रेश मिल्क कर्ड्स में चेंज होगा तो उसका pH का वैल्यू हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 है ए मिल्कमैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। एक मिल्कमैन है वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा अमाउंट में वो बेकिंग सोडा क्या कर रहा है, फ्रेश मिल्क में ऐड कर रहा है। आप ज़्यादा अमाउंट में ये ऐड तो नहीं कर रहा है, थोड़ा अमाउंट में कर रहा है। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कालिन।
तो ऐसा वो क्यों किया कि उसका जो फ्रेश मिल्क का जो पीएच का वैल्यू 6 था, उससे क्या किया, वो स्लाइटली अल्कालिन में उसको क्यों कन्वर्ट कर दिया। तो आप यहाँ सोच रहे होंगे कैसे वो कन्वर्ट हो गया। जब वो मिल्क में जो है बेकिंग सोडा मिलाया फ्रेश मिल्क में, तो उसका जो पीएच का वैल्यू वो क्या हुआ, 7 से थोड़ा ज़्यादा होने लगा। इसलिए ऐसा किया, क्योंकि यदि हम लोग 7 से ज़्यादा कर देंगे तो वो जल्दी क्या होगा, कर्ड्स में कन्वर्ट नहीं होगा। 7 से ज़्यादा मतलब स्लाइटली अल्कालिन किया, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, व्हाई डज द मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज ए कर्ड्स, और मिल्क को क्यों इतना ज़्यादा समय लग रहा है कर्ड्स में कन्वर्ट होने के लिए। तो अब इस दोनों जो क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं, सही आंसर क्या है यहाँ दोनों क्वेश्चन का। ही शिफ्टेड द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 to slightly alkaline to prevent milk from getting sour due to production of lactic एसिड। वो ऐसा इसलिए क्या किया कि जो मिल्क है फ्रेश मिल्क, उसका पीएच का वैल्यू तो 6 होता है, लेकिन जब उसमें बेकिंग सोडा वो मिला देगा तो वो क्या करेगा, जल्दी सोर नहीं होगा, वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा, और जो मिल्क है वो क्या होगा, प्रिवेंट होगा, वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, उसको बहुत देर तक हम लोग उसको सेव करके रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शन बी है उसका आंसर है, द मिल्क टेक्स लॉन्ग टाइम टू सेट इनटू कर्ड्स बिकॉज द लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हियर फर्स्ट न्यूट्रलाइज द पीएच, देन द पीएच इज रिड्यूस टू टर्न्स मिल्क टू कर्ड्स। जो मिल्क है वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेगा, जब उसमें बेकिंग सोडा मिलाया गया था, ऐसा इसलिए किया था कि ताकि वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले कर्ड्स में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि जो लैक्टिक एसिड है वो जो प्रोड्यूस होगा उसको क्या करेगा, ये जो बेकिंग सोडा है वो न्यूट्रलाइज करेगा, उसका पीएच का वैल्यू क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, रिड्यूस करेगा, और ये जो है मिल्क से कर्ड्स में कन्वर्ट जल्दी नहीं होगा। रिड्यूस करने का मतलब ये है कि जो 6 था ना, 6 से वो 7 तक ही रहेगा, मतलब और 6 से रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। और इस तरह क्या कर सकता है, वो मिल्क को कर्ड से में कन्वर्ट होने से बचा के रख सकता है लॉन्ग टर्म तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर ई प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको ई मॉइस्चर कंटेनर में स्टोर करके रखा जाता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसको एक्सप्लेन करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। आंसर को देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए व्हाइट पाउडर। सबसे पहला बात है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किस तरह का पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर होता है। एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर, जब इसको वाटर के साथ में मिक्सिंग किया जाता है, इट्स चेंजेस टू जिप्सम एंड वंस अगेन गिविंग ए हार्ड सॉलिड मास। और ये क्या होता है, जब वाटर के साथ में मिक्स किया जाता है तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होने के बाद में एक बहुत ज़्यादा हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल। इसका सही आंसर है द रिएक्शन ऑफ द एसिड प्लस बेस। जब एसिड और बेस जो है एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये हमेशा बनाता है सोल्ट एंड वाटर जो है प्रोडक्ट करता है, विच इज कंसीडर एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस तरह के रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और HCl एक क्या है, एसिड है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो बना रहा है सोल्ट एंड वाटर, और ये क्या है, एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो 2 एग्जाम्पल बोला था, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट ए भी क्या है, एसिड है। जब एक दूसरे के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट और वाटर बना रहा है जो कि सोल्ट एंड वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये 15 है और इसका आंसर भी यहाँ पे विजिबल है। गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का 2 इंपॉर्टेंट यूज बताना है। तो सबसे पहले आप वॉशिंग सोडा में देखिए, इसका पहला यूज होता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो आप चैप्टर 3 में पढ़ाया हूँ वहां से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है। और इसका सेकेंड यूज है, इट कैन बी यूज डोमेस्टिकली एज ए वाटर सॉफ्टनर फॉर लॉन्ड्री। इसका जो मेन यूजिंग किया जाता है, मतलब ये वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है और ज्यादातर इसका लॉन्ड्री में यूज हुआ करता है। जो धोबी है इसका यूज जो है करते हैं। बेकिंग सोडा का यूज कहाँ किया जाता है, इट कैन बी यूज टू टेस्ट द गार्डन सॉइल फॉर एसिडिटी। और बेकिंग सोडा का यूज जो है किया जाता है सॉइल को टेस्टिंग करने के लिए, जो गार्डन सॉइल है उसका टेस्ट करने के लिए कि ये कितना एसिडिटी हुआ है, इसमें एसिड का जो अमाउंट है वो कितना है। इफ बबल्स आर डेवलप देन द सॉइल इज टू एसिडिक। जब वहाँ पे सॉइल के साथ में जब बेकिंग सोडा हम लोग ऐड करते हैं तो वहाँ बबल्स जो है निकलता है और ये बबल्स क्या करता है, ये बताता है कि ये कितना एसिडिक है। ज़्यादा बबल निकलेगा मतलब ये क्या करेगा, ज़्यादा एसिडिक है। अब एसिड है तो उसमें हम लोग जो है प्लांटेशन का काम नहीं कर सकते और उसको बेस बना के ही हम लोग जो है वहाँ प्लांटेशन जो है अच्छा कर सकते हैं।
तो ये बेकिंग सोडा का काम होता है। नंबर 2 है इफ यूज ऑन वॉशिंग कार देन इट विल रिमूव डेड बग्स बॉडी विदाउट डैमेजिंग द कलर और द पेंट ऑन द कार। ये क्या करता है, जो कार का जो डेड बग्स बॉडी है कार पर, ठीक है, उसको वॉश करने का काम करता है बेकिंग सोडा विदाउट डैमेजिंग द कलर और पेंट ऑन द कार। जो कार का कलर है, पेंट है, उसको विदाउट डैमेजिंग करके बेकिंग सोडा क्या कर सकता है, जो डेड बग्स बॉडीज है उसको क्या कर सकता है, क्लीन कर सकता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी कीजिए। बाय बाय, जय हिंद।